हेलो गाइस, आज हम मिले हैं फिर से इकोनॉमिक्स के रिवीजन के लिए। इकोनॉमिक्स का रिवीजन हमने स्टार्ट किया है, राइट। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। हम अब 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड 2020-21 के रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया है। अब हम आए हैं चैप्टर नंबर 2 पर, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक, ये चैप्टर की खासियत ये है कि ये चैप्टर थोड़ा सा लोगों के लिए एक हल्का सा डिफ़िकल्टी जाता है, क्योंकि ये दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट पे चीज़ चलती है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन फीलिंग पे, ये एक साइकोलॉजी पर ये चीज़ है, ये चैप्टर है। एक्चुअली हम देखा जाए तो इकोनॉमिक्स तो ऐसे भी हम जो पढ़ रहे हैं, इट इज़ टोटली अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इट इज़ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि कोई भी सिचुएशन में एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है या कैसे एक्ट करता है, वो हमको समझना है, राइट। तो वैसे ही उसी की शुरुआत करते हुए या उसी का बेस लेते हुए, उसी को बेस बनाने की तैयारी कर रहा है ये चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, इसके अंदर कुछ लॉ है, वो लॉज क्या है, उसके एक्सेप्शंस, उसके अजम्पशंस, ये सारी चीज़ें हमको ये चैप्टर में समझना है, ठीक है। तो यूटिलिटी एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले समझना पड़ेगा हमको कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी क्या है? जब भी वर्ड यूटिलिटी आ जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, आपकी ज़बान पे एक चीज़ आना चाहिए, क्या? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या कहा मैंने? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब क्या सर? भाई बात सीधी सी बात समझो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बराबर है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ह्यूमन वांट्स के बारे में तो मालूम है कि अपने को ज़रूरतें, बहुत चीज़ों की ज़रूरतें होती है। तो कोई भी ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ या कोई भी चीज़ जिसमें कैपेसिटी है, जो हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, हमारी नीड पूरी कर सकता है, हमारी वांट पूरी कर सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उस चीज़ को हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर कमोडिटी हैज़ यूटिलिटी। उस चीज़ को हम बोलेंगे दैट पर्टिकुलर कमोडिटी हैज़ अ यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, तो ये मोबाइल फ़ोन में यूटिलिटी है क्या बेटा? यस, ये यूटिलिटी है। वाई देयर इज एन यूटिलिटी इन दिस फोन? बिकॉज दिस हेल्प्स मी इन सेटिस्फाइंग माई वांट ऑफ व्हाट? ऑफ कम्युनिकेटिंग विद दी पीपल। सर ये बुक में यूटिलिटी है क्या सर? ये बुक में यूटिलिटी है क्या? हाँ बेटा, ये बुक में यूटिलिटी है, ये बुक में यूटिलिटी है, ये बुक में यूटिलिटी है। क्यों यूटिलिटी है? क्योंकि ये मेरी वांट है, मेरी वांट है। मैं एग्ज़ाम में पास होना चाहता हूँ, मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में मार्क्स चाहता हूँ, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे स्कोर करना चाहता हूँ, तो यूटिलिटी हुआ। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे लिए यूटिलिटी नहीं है सर, हम तो बस मजबूरी में पढ़ रहे हैं। बेटा वो मजबूरी हो या तुम खुशी में कर रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी आपकी जो फिलहाल ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, तो उस कमोडिटी में यूटिलिटी है। दैट्स इट, इट इज़ सिंपल एज दैट। हम फीचर्स में पढ़ेंगे, फीचर्स में समझेंगे कि यूटिलिटी क्या, ऐसे क्यों बोल रहे हो सर आप यूटिलिटी? ये बुक में भी है, मोबाइल में भी है। आपने तो दो अलग अलग चीज़ें जिसके माँ बाप हमारे खिलाफ होते हैं उसको भी बोल दिया कि यूटिलिटी है, और माँ बाप जो हम पर थोपते रहते हैं उस पर भी बोल दिया यूटिलिटी। अब आप डिसाइड कर लो, मैंने तो बोल दिया, अब आप सोचो, आप जानो, आपको मालूम आपके पिताजी, आपके माताजी आपके ऊपर क्या थोपते हैं, मोबाइल या बुक्स, या किस चीज़ से दूर करना चाहते हैं, बुक्स या मोबाइल, बराबर है। तो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, दोनों चीज़ में क्या होता है? दोनों चीज़ों में क्या है? यूटिलिटी है। दोनों चीज़ों में क्या है? यूटिलिटी है, बराबर है। तो चलो यूटिलिटी क्या है अपने को वो समझना ही है। तो समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ में, कोई सी भी कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का अगर पावर है, वांट सेटिस्फाई करने का अगर कैपेसिटी है, तो उस कमोडिटी को हम बोलेंगे कि दैट कमोडिटी पोजेसेस यूटिलिटी। मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ, मैंने फोकस लाइट लगाया हुआ है, क्या मुझे यूटिलिटी दे रहा है? हाँ, क्योंकि मेरे काम का है, मेरा वांट सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, क्या इसका मुझे यूटिलिटी है? यस डेफिनेटली। मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, क्या इसका मुझे यूटिलिटी है? यस डेफिनेटली, क्योंकि मेरी जो वांट है, मेरा जो लेक्चर रिकॉर्ड करने का जो नीड है, वो वांट या वो नीड फुलफिल कर रहा है, ये चीज़ें फुलफिल कर रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड दिस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज यूटिलिटी। इन इकोनॉमिक्स इट इज नोन एज यूटिलिटी। ठीक है बेटा, चलो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी?
फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स, यूटिलिटी क्या है? देखो जब भी यूटिलिटी वर्ड आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये लिखो या तो मैंने जो लिखा है वो लिखो, कुछ भी एक लिखो चलेगा, बात तो एक ही है। अच्छा कौन सा हम 10th स्टैंडर्ड में है या स्कूल में है कि वर्ड टू वर्ड आंसर जैसे का वैसा रट्टा मार के लिखना है? नहीं, हमको एक्सप्लेनेशन देना। हाँ, जो हेडर्स होते हैं ना, ब्लैक हेडर पॉइंट्स, ये अच्छे से याद रखने अपने को, बस ये बात ध्यान करो। चलो आगे दो। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बोलो, एक्टिव पैसिव खेल रहा है अपने साथ। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी के फीचर्स है? सबसे पहले फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। क्या कहा मैंने? फॉर्म्स बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ डिमांड मतलब क्या भाई? बात ध्यान से समझो। मैं इस मोबाइल को कब खरीदूंगा या कब डिमांड करूंगा? जब इसके अंदर इस पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर मेरा वांट सेटिस्फाइंग पावर है, तो ये डिमांड का बेस बनता है। यूटिलिटी जो है, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी जो है वो उसका बेस बनती है। मतलब घर में मुझे चक्कू खरीदना है, चक्कू खरीद सकता हूँ क्या? खरीदना है क्या? डिमांड है क्या उसकी यूटिलिटी है क्या मेरे लिए? उसकी यूटिलिटी मेरे लिए है क्या? हाँ, मेरे लिए उसकी यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि जब मैं चक्कू खरीदूंगा तब मैं घर में खाना बना पाऊंगा, तब मैं सब्जी काट पाऊंगा, तो उसकी यूटिलिटी है, इसीलिए उसका डिमांड है। बराबर, सबको समझ में आ रहा है? ओके, बेसिस, फॉर्म्स बेसिस फॉर डिमांड। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी कभी अच्छा या बुरा नहीं होता है। यूटिलिटी कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। ये यूटिलिटी अच्छी है, ये यूटिलिटी बुरी है, ना। ह्यूमन का वांट है, ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कमोडिटी में यूटिलिटी है, विषय क्लोज। अब वो वांट अच्छी होगी या बुरी होगी? यूटिलिटी को भी अच्छी और बुरी नहीं होती, ये बात याद रखना। एक इंसान होता है, एक मनुष्य की भावनाएं होती है, वो भावनाएं गलत हो सकती है या सही हो सकती है, बट एक कमोडिटी की यूटिलिटी कभी गलत या सही नहीं हो सकती। अब मैंने चक्कू खरीदा है सब्जी खरीदने के हिसाब से। अगर मैं चक्कू खरीदता हूँ, इफ आई परचेस अ नाइफ फॉर कटिंग द सब्जी कट करने के लिए अगर मैं चक्कू खरीदता हूँ, तो गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। बट अगर कोई प्री प्लान करके बैठा हुआ है और चक्कू करने की कोशिश करने वाला है, तो उसमें यूटिलिटी है क्या सर? यस, उसमें भी यूटिलिटी है। क्यों? फिलहाल उसकी वांट ये है कि उस चक्कू से वो किसी के कर दे बस, जिस पर उसको गुस्सा है, तो यूटिलिटी है क्या? हाँ सर, उस इंसान की वांट है तो यूटिलिटी। तो बुरा क्या हुआ? मॉरली गलत क्या हुआ? उस चक्कू में रहने वाली यूटिलिटी, उस यूटिलिटी का क्या काम? बेचारी चक्कू तो बनी है काटने के लिए बस। अब उसको क्या पता था कि वो सब्जी काटने जा रही है या गला काटने जा रही है? वो तो ह्यूमन पे डिपेंड करता है ना, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन जो साइकोलॉजी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। अगला पॉइंट देखो, एथिकली न्यूट्रल। उसके बाद डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, differs from pleasure, differs from satisfaction। 3 पॉइंट्स आ गए डिफर के। कौन से 3 पॉइंट्स? पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूजफुलनेस, भाई जो चीज़ में यूटिलिटी है ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो यूज़फुल है। जो चीज़ में यूटिलिटी है उस चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़फुल है। एग्जाम्पल दे दो सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मस्त गलत एग्जाम्पल है बट क्या है समझने के लिए ज़रूरी है। अपने को तो कंसेप्ट पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल पर ध्यान देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिगरेट्स की या तो अल्कोहल की, उसमें यूटिलिटी है क्या? हाँ, बहुत यूटिलिटी है। जो ले रहा है उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है, स्वाद आ गया, आनंद आ गया, ज़िंदगी जी लिए, बट
बट इज इट यूजफुल फॉर दैट पर्सन? नहीं। उसके ऊपर लिखा हुआ था सिगरेट के पैकेट पे इट कॉजेज कैंसर, बट फिर भी लोग लेते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी वांट है, वो वांट सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें यूटिलिटी है, बट इट इज नॉट यूजफुल, इट इज नॉट यूजफुल। डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर क्या है? एक सेटिस्फैक्शन के बाद आने वाला अनुभव, एक बहुत अच्छी चीज। इंजेक्शन लेने से या दवाई लेने से आपकी बीमारी ठीक होती है, प्लेजर नहीं मिलता। कभी आपने किसी को बोला है वाह 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 आज तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, बढ़िया सा इंजेक्शन लेंगे, क्या मज़ा आएगा इंजेक्शन लेने में, वाह वाह क्या मज़ा आएगा इंजेक्शन लेने में, ऐसा बोलता है क्या अपन? नहीं, प्लेजर नहीं मिलने वाला है, प्लेजर नहीं मिलने वाला है। बट यूटिलिटी है। यूटिलिटी और प्लेजर दो अलग चीज़ें। यूटिलिटी तो क्या है? यूटिलिटी उस चीज़ का वांट क्या है? बीमारी भगानी है, शरीर से बीमारी भगानी है, तो क्या मैं वो यूज़ कर सकता हूँ? यस, वो यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको मैं यूटिलिटी बोलूँगा। यूटिलिटी बोलूँगा, क्या बोलूँगा? यूटिलिटी। बट क्या मैं उसको प्लेजर बोलूँगा? वाह 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 आनंद आ गया, स्वाद आ गया? ना, बिल्कुल नहीं। डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी अगेन, जब भी कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करने के बाद जो फीलिंग आती है उसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, वड़ा पाव खाने के बाद, वड़ा पाव, यू नो वड़ा पाव, वड़ा पाव वाव वाव, वड़ा पाव वाव वाव, बराबर? तो दैट वड़ा पाव आफ्टर यू ईट इट यू फील सेटिस्फाइड। हाँ, शांति हो गई, भाई भूख लगी थी बहुत देर से। सेटिस्फैक्शन, इसको बोलेंगे सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी क्या है सर? अरे यूटिलिटी क्या है? तुझे भूख लगी थी इसीलिए तू वड़ा पाव खाया। समझ में आ रहा है क्या? तो कंजम्पशन के पहले आता है यूटिलिटी और कंजम्पशन के बाद आता है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी, कंजम्पशन, यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। यूटिलिटी क्या है? वो उसमें वड़ा पाव में यूटिलिटी है, उस वड़ा पाव में आपकी भूख भगाने की कैपेसिटी है, इसीलिए आप वो वड़ा पाव खा रहे हो, और वड़ा पाव खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ में आया सबको? 100%। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। चलो, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, क्लियर यहाँ तक? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? अगला पॉइंट, चलो क्लियर यहाँ तक? हमने क्या क्या फीचर्स देखे? फॉर्म्स बेसिस फॉर डिमांड, दूसरा एथिकली न्यूट्रल, तीसरा डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद अगला देखते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। म्हणजे काय सर? अरे कार्डिनली मतलब क्या? नंबर्स में। मैंने क्या कहा? यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ये एक फीलिंग है। अच्छा, मोबाइल लेने से हाँ कितनी यूटिलिटी मिली? मुझे यूटिलिटी मिली है कुछ तो 90% यूटिलिटी मिली है मुझे। ओह मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, 150% यूटिलिटी मिली। तो क्या आप आपकी फीलिंग्स को नंबर्स में काउंट कर सकते हो? नहीं। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट, यूटिलिटी इज एन इंटेंजिबल, यू कैनॉट काउंट इट इन नंबर्स, हेंस इट कैनॉट बी मेजर्ड, इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, ठीक है। इट इज अ relative concept. What do you understand by relative concept? It is a relative concept because it differs from time to time and place to place. क्या कहा सर? It differs from time to time and place to place. सर उदाहरणार्थ टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, तुमच्या घरी रेनकोट आहे का? रेनकोट है आपके घर पर या छाता है आपके घर पर? क्या आप उसको गर्मी के सीजन में रेनकोट यूज़ करते हो? क्या आप रेनकोट को ठंडी के सीजन में यूज़ करते हो? नहीं ना। उसको कब आप यूज़ करते हो? सिर्फ और सिर्फ बारिश की सीजन में, बराबर है? तो दैट अम्ब्रेला और दैट रेनकोट हैज़ टाइम यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी, क्योंकि जब समय आएगा तब उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। जब आप छोटे छोटे चड्डियाँ और छोटे छोटे बनियान पहनकर रास्ते पे घूमते हो, क्या आप ऐसा बारिश में ठंडी में कर सकते हो? नहीं। उनकी यूटिलिटी सिर्फ गर्मी में है, सिर्फ गर्मी में है। वैसी उन चीज़ों की यूटिलिटी तो वही समझना पड़ेगा आपको। तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, पहला। दूसरा, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस, केसर कश्मीर में उगती है,
क्या उसकी युटिलिटी सिर्फ वहाँ पर है? वहाँ पर युटिलिटी शायद कम होगी. का कारण आपण म्हणतो ना, जिथं उगतं, जिथं पिकतं तिथं किंमत नसतं, जिथं पिकतं तिथं किंमत नसतं, जहाँ उगता है वहाँ पे उसकी कीमत नहीं होती. बट बाहर अगर दूसरी तरफ वो बाहर भेजेंगे, बाकी इंडिया में सप्लाई करेंगे, तो क्या उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है? हाँ हाँ, वाह वाह वाह, केसर खाने मिल रहा है, केसर खाने मिल रहा है. कश्मीर वाले बोलेंगे केसर ना, अरे मेरे बगीचे में लगा हुआ यार, बाजू के बगीचे के बाजू में लगा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं, केसर. तो उनके लिए ऐसा होगा कि भाई अगेन दैट केसर इज द सेम केसर, बट इन जम्मू कश्मीर इट हैज़ लेस यूटिलिटी. लोग हैं ठीक है कोई बात नहीं है, बट वही यहाँ पर आ गए तो ओ हो केसर. समझ में आया? पक्का समझ में आया. इट डिफर्स फ्रॉम, रिलेटिव कंसेप्ट में लिखेंगे, डिफर्स time to time and differs place to place. Differs place to place. Relative concept. अगला subjective concept. Subjective concept differs from person to person. Differs from person to person. Why differs from person to person? हर इंसान की अपनी यूटिलिटी अलग अलग है. भाई मुझे डेयरी मिल्क पसंद है, मुझे डेयरी मिल्क क्रैकल ही पसंद है, तो मेरे लिए डेयरी मिल्क क्रैकल की यूटिलिटी ज़्यादा है, मुझे 5 स्टार नहीं पसंद, तो मेरे लिए 5 स्टार की यूटिलिटी कम है. आपको शायद 5 स्टार ज़्यादा पसंद है, डेयरी मिल्क पसंद नहीं है, तो आपके लिए 5 स्टार की यूटिलिटी ज़्यादा है, डेयरी मिल्क की यूटिलिटी कम है. तो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर पर्सन की अपनी अपनी यूटिलिटी है. ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5 स्टार में यूटिलिटी नहीं है या डेयरी मिल्क में यूटिलिटी नहीं है. मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेयरी मिल्क, और अगर 5 स्टार आप ऑफर करते हो तो मेरे लिए डेयरी मिल्क में ज़्यादा यूटिलिटी है, 5 स्टार में यूटिलिटी कम है. ऐसे तो देखा जाए तो दोनों में यूटिलिटी है, दोनों चॉकलेट है, दोनों मेरी भूख भगाएंगे, बट मुझे पसंद डेयरी मिल्क है तो मैं डेयरी मिल्क चूज़ करूँगा. आप शायद 5 स्टार चूज़ करोगे, मैं क्या करूँ? बराबर है क्या? चलो, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और एक और लास्ट कंसेप्ट है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब क्या? भाई बात समझो, सिंपल से एक एग्जांपल. भाई आपने जस्ट घर से आने से पहले, आप मुझे मिलने आए हो, घर से आने से पहले आधा घंटा पहले ही, जस्ट आधा घंटा पहले आपने भर के खाना खाया है, पेट भर के खाना खाया है, मस्त बढ़िया ज़बरदस्त, घर में 5 पकवान बने थे, सब खा के आ गए, और मैं आपको वड़ा पाव ऑफर करूँ, लो वड़ा पाव खाओगे? ले यार वड़ा पाव, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, थोड़ी सी भूख लगी, खा ही लेते हैं, 2 घंटे पहले खाना खाया था. बट वही किसी गरीब इंसान को मैं अगर वड़ा पाव ऑफ़र करूं, जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसके लिए वड़ा पाव तो 5 पकवान से भी बढ़कर होगा. वाई? उसके लिए यूटिलिटी वड़ा पाव की बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. अगर मुझे वांट बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, मुझे वांट अभी चाहिए, मतलब चाहिए, बहुत दिनों से लिया नहीं है मैंने, बहुत दिनों से खाया नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, तो यूटिलिटी उसमें ज़्यादा है, यूटिलिटी उसमें ज़्यादा है. मेरे हाथ कांपने लग जाएगी, मैंने वड़ा पाव नहीं खाया, मैंने वड़ा पाव नहीं खाया, 10 दिन से वड़ा पाव नहीं खाया, मुझे वड़ा पाव चाहिए, वड़ा पाव चाहिए, तो यूटिलिटी ज़्यादा है. बराबर है क्या? यूटिलिटी उसमें ज़्यादा है. समझ में आ रहा है? वड़ा पाव है रोज़ खाता हूँ मैं, अभी खा के आया हूँ. इंटेंसिटी ऑफ वांट, इंटेंसिटी ऑफ वांट, तो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा यूटिलिटी उस प्रोडक्ट में. खत्म, सिंपल, क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़े. फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहले मैंने देखा, इट फॉर्म्स बेसिस ऑफ डिमांड. दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. फिर मैंने बोला एथिकली न्यूट्रल. एथिकली न्यूट्रल मैंने चक्कू का एग्जांपल दिया. चक्कू, अ नाइफ कैन बी यूज्ड by a housewife in cutting the vegetables in the kitchen or by any person to kill another person. बराबर. दूसरा, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस अलग है, प्लेजर अलग है, और सेटिस्फैक्शन अलग है. फिर क्या बोलता है? इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, यानी कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली. इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस. सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इजी पीजी. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम.
व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, अलग अलग टाइप्स की यूटिलिटी क्या है वो देखनी है। सबसे पहला है प्लेस यूटिलिटी, सबसे पहला है प्लेस यूटिलिटी, बस ध्यान से समझो अभी। एक क्या है प्लेस सर्विस टाइम, फॉर्म, फॉर्म तो लिख दिया मैंने, नॉलेज, पोजीशन। कितने टाइप्स बताया मैंने आपको? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पीएसटी एफकेपी, पीएसटी एफकेपी, प्लेस, प्लेस टाइम सर्विस, फॉर्म नॉलेज पोजीशन, प्लेस टाइम सर्विस, फॉर्म नॉलेज पोजीशन, प्लेस टाइम सर्विस, फॉर्म नॉलेज पोजीशन। मतलब क्या? अब सबसे पहले बात समझते हैं अपन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेस यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की प्लेस चेंज कर देते हो, जगह चेंज कर देते हो, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो इट इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। सिंपल। प्लेस यूटिलिटी फिर से हम एक बार क्या कहा मैंने? जब भी कोई कमोडिटी की जगह चेंज होती है, प्लेस चेंज होती है, उसको हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी एग्जांपल केसर transported from कश्मीर टू अदर स्टेट्स। अब वो केसर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे इतना नहीं पता, ठीक है, मुझे इतना नहीं पता, बट आप केसर के बजाय एप्पल्स लिख सकते हो, है ना, जो सबको मालूम है। या तो ऐसा लिख सकते हो कि मैंगोज एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। मैंगोज की भी कीमत, यूटिलिटी बाहर बहुत ज़्यादा है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जाम्पल इसका अच्छा, एक और चीज़ इसमें लिखना है प्लेस यूटिलिटी में, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। क्यों? जब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसफर करने के लिए अपने को ट्रांसपोर्ट जरूरत है, तो यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने वाली चीज या क्रिएट करने में मदद करने वाली चीज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। फिर है सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। सर्विस यूटिलिटी क्या बोलता है? टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। यानी कि दिस यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन गिव्स सर्विसेज टू समवन एल्स। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको सर्विसेज मिल रही है, आपको यूटिलिटी मिल रही है, तो ये कौन सी यूटिलिटी हुई? सर्विस यूटिलिटी। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है या आपको चेक करता है या आपकी बीमारी दूर करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। दैट इज जब वो पर्सन के सर्विस देने से फुलफिल होती है, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। टीचर, डॉक्टर, सीए, राइट। इसके बाद टाइम यूटिलिटी, समय आने पर उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ जाती है। समय चेंज होने पर उसकी कमोडिटी की चेंज हो जाती है यूटिलिटी, उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स यूज्ड इन रेनी सीजन ओनली एंड स्टोरेज creates time utility. Storage creates time utility. Storage creates time utility. आप स्टोर करके रखते हो ना घर में, कई वो क्या कहते हैं, कुछ तो जो ऊपर ऐसा पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं,
पोटमाळा म्हणतात मराठीत, पण हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, बट वो ऊपर ऐसे घर में एक ऐसे स्टोर रूम जैसा हमारे अभी अपने जैसे पुराने घरों में ऐसे पहले ना होता था कि ऊपर दीवार से थोड़ी सी बाहर आधी ऐसी जगह बाहर आई होती है और उस पर अपन वो रखते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें स्टोर कर रखते हैं पुरानी, जब समय आएगा तब निकालेंगे, ऐसे कवर के ऊपर या इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं निकाल के, तो स्टोर किया ना आपने, तो किसके लिए किया, टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, जब एक कमोडिटी का फॉर्म चेंज होता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका सीधा सीधा, वुड टू फर्नीचर, वुड मेरे किस काम का, अनटिल एंड अनलेस मुझे किसके सिर में डालना है, कॉटन टू क्लोथ, समझ में आया। वुड का फर्नीचर बनेगा तो यूटिलिटी बढ़ेगी, क्लॉथ का शर्ट बनेगा तो यूटिलिटी बढ़ेगी, समझ में आया। फॉर्म यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या बोलता है, जब किसी कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ती है ड्यू टू गेनिंग द नॉलेज अबाउट इट, गेनिंग द नॉलेज अबाउट इट मतलब क्या, नॉलेज यूटिलिटी, किसी चीज़ के बारे में अगर मुझे नॉलेज मिलती है, देखो बात समझो, पहले मेरे घर पे कंप्यूटर भी था और छोटा सा नोकिया का डब्बा फ़ोन भी था। अब जब मुझे पता चला कि भाई साहब जो मोबाइल फ़ोन है आजकल के, उसमें फ़ोटोज़ भी आ सकते हैं, ईमेल भी आ सकता है, वीडियोस भी आ सकते हैं, हम कॉल भी कर सकते हैं, हम मैसेज भी कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर से ज़्यादा फीचर्स है, हर चीज़ फीचर्स है उसके अंदर, तो मैंने कंप्यूटर और छोटा डब्बा फेंक दिया और नया बड़ा मोबाइल खरीद लिया, स्मार्टफोन। समझ में आया। तो नॉलेज आने की वजह से जब मेरे लिए उस चीज़ की यूटिलिटी बढ़ जाती है तब मैं कहूँगा नॉलेज यूटिलिटी। तब मैं क्या कहूँगा? नॉलेज यूटिलिटी। गाँव में नदी किनारे जाकर मम्मी लोग कपड़े धोते हैं, बराबर है। जब उनको पता चला कि कुछ एक ऐसी मशीन की इजाद हुई है, उसके अंदर पानी डालो, पाउडर डालो, कपड़ा डालो, कपड़े धुल के निकल जाते हैं, तो वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? तो यूटिलिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई वॉशिंग मशीन की? बस, तो नॉलेज से बढ़ गई यूटिलिटी। एग्जाम्पल लिख लो आप, स्मार्टफोन्स या तो फिर वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग मशीन, राइट। गाना मत गा लेना, मुझे पता है अंदर से पूरा गाना गा रहे हो अभी। दूध सी सफेदी निरमा से आई। पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी का मतलब क्या है? पोजेशन यूटिलिटी का मतलब है कि भाई जब गुड्स आपके पोजेशन में आते हैं या किसी और पर्सन के पोजेशन में आते हैं तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बंदा नया नया जॉब पे लगा एज ए डिलीवरी बॉय, बराबर है, कहीं जोमेटो में, स्विगी पे, डोमिनोज में, कहीं ना कहीं वो डिलीवरी का काम करता है या कहीं कुरियर में डिलीवरी का काम करता है, ठीक है। बाइक चाहिए उसको डिलीवरी के लिए, बाइक ट्रांसपोर्ट के लिए बाइक चाहिए। अगर बाइक अगर चाहिए उसको, तो बात ध्यान से समझो, बाइक अगर चाहिए उसको तो बाइक जो है, बात ध्यान से समझो, बाइक जो है, बाइक अगर आप खरीदोगे तो वो, मैं अगर बाइक फॉर, यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, बाइक फॉर शोरूम और जो शोरूम में अगर बाइक है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है क्या? नहीं, पड़ी रहेगी वहाँ पे, सड़ती रहेगी, बराबर है क्या। वही अगर डिलीवरी बॉय खरीद ले तो उसके लिए यूटिलिटी ज़्यादा होगी, उसका जॉब चलेगा, उसके ऊपर काम चलेगा, उसका पैसा मिलेगा उस पर, बराबर है। समझ में आया सबको? तो वो जब ओनर के पोजीशन में, जो बेचने वाला है, गाड़ी बेचने वाला है, गाड़ी का शोरूम जो है उसके पोजीशन में है तो उसकी यूटिलिटी कम है। वही डिलीवरी बॉय के हाथ में आ गई तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। तो कौन से यूटिलिटीज़ देखे हमने? जब भी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहले यूटिलिटी देखा प्लेस यूटिलिटी, जगह चेंज, यूटिलिटी बढ़ गई। सर्विस यूटिलिटी, जब कोई सर्विस देता है तभी यूटिलिटी आती है, सर्विस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, जब समय चेंज होगा उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, टाइम यूटिलिटी। अच्छा, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने वाला है ट्रांसपोर्ट, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने वाला है स्टोरेज। फॉर्म यूटिलिटी, जब किसी चीज़ का फॉर्म चेंज होता है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। एग्जांपल दिया मैंने, वुड टू फर्नीचर एंड क्लॉथ टू शर्ट लिख दो या कॉटन टू क्लॉथ, जो भी लिखो। नॉलेज यूटिलिटी, जब किसी चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज आती है तो मेरे लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। एग्जांपल मैंने दिया आपको, वॉशिंग मशीन और क्या, स्मार्टफोन्स। और लास्ट में पोजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, पोजेशन, और पोजेशन शोरूम या शोरूम ओनर के पास बाइक है या तो फिर जो डिलीवरी बॉय है उसके पास बाइक है, तो पोजेशन किसके लिए यूटिलिटी ज़्यादा है? डिलीवरी बॉय के लिए यूटिलिटी ज़्यादा है। जिसके पोजेशन में है, पोजेशन चेंज होने से उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी, कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ती है, तो दैट इज कॉल्ड एज पोजेशन यूटिलिटी। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारी यूटिलिटीज़ खत्म कर लिया हमने, टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़। आगे आ जाओ, कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। चलो नेक्स्ट क्या देखना है अपने को? कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी।
यूटिलिटी के कंसेप्ट में दो चीज़ें आती है। यूटिलिटी के कंसेप्ट में, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में, इसको हम दूसरा नाम देंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में कंपोनेंट्स ऑफ यूटिलिटी भी बोला जाता है इसको। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी भी बोला जाता है। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में दो है कंसेप्ट, एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या क्या? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो एक साथ। एक साथ का मतलब क्या? एक साथ का मतलब होता है कि वन आफ्टर द अनदर, सक्सेसिव कंजम्पशन। मतलब मैंने एक एप्पल खाया, फिर वो खत्म होने के बाद दूसरा एप्पल खाया, फिर वो खत्म होने के बाद तीसरा एप्पल खाया, फिर वो खत्म होने के बाद चौथा एप्पल खाया। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के कंजम्पशन, सक्सेसिव यूनिट ऑफ दोज कंजम्पशन, सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ दोज यूनिट्स, सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ दोज यूनिट्स। तो टोटल यूटिलिटी मतलब क्या? कि भाई टोटल यूटिलिटी मतलब जितने एप्पल्स मैंने खाए, वो खाने के बाद मुझे जितनी यूटिलिटी मिली है उसको मैं बोलूँगा टोटल यूटिलिटी, उसको मैं बोलूँगा टोटल यूटिलिटी। क्या बोला मैंने? कि जितने पूरे एप्पल्स है वो सारे कंज्यूम करने के बाद, वो सारे एप्पल्स कंज्यूम करने के बाद मुझे जो यूटिलिटी मिलेगी दैट विल बी नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इज यूटिलिटी गेन्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टोटल यूटिलिटी गेन्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। जितने यूनिट्स है सब कंज्यूम करने के बाद जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी, टोटल यूटिलिटी ऑल द यूटिलिटीज। ठीक। फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है सर? मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी गेन्ड on consumption of one additional utility। क्या कहा मैंने? एडिशनल यूटिलिटी, वन एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करने के बाद, वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद। तो टोटल यूटिलिटी गेन्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, मतलब जब सारे यूनिट्स कंज्यूम कर लूंगा तो जो यूटिलिटी मिलेगी दैट विल बी माय टोटल यूटिलिटी। एंड एडिशनल यूटिलिटी मतलब क्या? जब मैं 5 वड़ा पाव खा रहा हूँ, ध्यान से समझो, अगर मैं एग्जांपल में 5 वड़ा पाव खा रहा हूँ तो तीसरा वड़ा पाव खाने के बाद जो मैं चौथा वड़ा पाव खाऊंगा, मतलब एग्जाम्पल में अपने एप्पल ले लो या वड़ा पाव ले लो, जो भी ले लो, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो on consuming all 5 वड़ा पाव, on consuming all 5 वड़ा पाव, एंड इसका एग्जांपल बोलूँ तो on consuming 1 एडिशनल वड़ा पाव। मतलब एक एक्स्ट्रा वड़ा पाव खाने से, 2 वड़ा पाव खाने के बाद जब आप तीसरा वड़ा पाव खाते हो, थर्ड वड़ा पाव, फोर्थ वड़ा पाव, फिफ्थ वड़ा पाव, समझ में आया? 3 वड़ा पाव, 4 वड़ा पाव, 5 वड़ा पाव, मतलब जब प्लूरल की बात कर रहा हूँ मैं तो वो हो गया टोटल यूटिलिटी, कि भाई पूरे 5 खाने के बाद जो यूटिलिटी मिला मुझे। और 1 एडिशनल यानी कि एक एडिशनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद, एक एडिशनल यूनिट, एक नया यूनिट, एक और वड़ा पाव खाने के बाद जो मुझे यूटिलिटी मिली है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अब एक नंबर में लेता हूँ मैं, नंबर में लेता हूँ कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पहला वड़ा पाव खाया तो मुझे 10 की यूटिलिटी मिली। कितनी यूटिलिटी मिली? 10 की यूटिलिटी मिली। दूसरा वड़ा पाव खाया तो 8 की यूटिलिटी मिली, तो टोटल यूटिलिटी मिली 18। तो दूसरा वड़ा पाव खाने के बाद मेरी टोटल यूटिलिटी हुई है 18,
पहली यूटिलिटी, जब दूसरी यूटिलिटी खाई मैंने वड़ा पाव, जब दूसरा खाया तब मुझे उससे सिर्फ उस एक वड़ा पाव से यूटिलिटी मिली 8, दोनों खाने से मिली 18, तो ये मेरा टोटल यूटिलिटी है, ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है। सर नंबर में कैसे आप काउंट कर रहे हो उसको? आपने तो थोड़ी देर पहले कहा कि आप उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते, वो अजम्पशन है बेटा। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तभी भी मैंने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन वेरी टू मेनी एजम्पशंस, बहुत सारे एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है ये। तो एजम्पशन क्या है कि यहाँ पर हम अपनी यूटिलिटी को, अपनी फीलिंग्स को नंबर में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए बेसिक एजम्पशंस लेना ज़रूरी है। अपने लिए क्या करना ज़रूरी है? बेसिक एजम्पशंस लेना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी देखो, रेफर्स टू एग्रीगेट यूटिलिटी, एग्रीगेट का मतलब ही टोटल होता है, डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आंसर में आने ज़रूरी है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, ऐसे ही चलते जाएगा, प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स। क्लियर? इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर लिखना है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम n माइनस 1 यूटिलिटी, n माइनस 1 मतलब क्या? मुझे अगर पांचवें वड़ा पाव का यूटिलिटी, अगर मुझे मान लो पांचवा नहीं, बीच का ले लेते हैं अपन, चौथे वड़ा पाव का यूटिलिटी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा? जितनी टोटल यूटिलिटी मुझे मिली है 4 वड़ा पाव खाने से, माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम, ये फोर्थ का मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ का, तो फोर्थ का तो मैं बोलूँगा टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स। तो यहाँ पर 2 यूनिट्स का यूटिलिटी है 18, पहले यूनिट का यूटिलिटी है 10, 18 माइनस 8 इज मार्जिनल यूटिलिटी 8। क्लियर यहाँ तक? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट्स चाहिए अगर मुझे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट्स चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 4 यूनिट्स है, यहाँ पे फोर्थ नहीं है 4 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट्स, फोर्थ यूनिट। तो सबकी मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल 1 यूनिट की यूटिलिटी को ऐड कर दूंगा तो टोटल मिल जाएगा। सिंपल, समझ में आया? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख के आना है, भूलना नहीं है ये फॉर्मूला लिखना। ठीक, ये थे कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब है दोनों के बीच का संबंध, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का संबंध क्या है सर? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का संबंध, इसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा देख लेना एक बार। टेबल ध्यान से देखना बेटा, कैसे बनाना है टेबल, ये रटना है अपने को, लिटरली रटना है। रटना कैसे सर? टेबल कैसे रटेंगे सर? टेबल कैसे रटेंगे सर? टेबल में नंबर्स कैसे याद रहेंगे सर? अरे चिंता नहीं करने का, तेजस सर है ना यहाँ पे। यूनिट्स कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे याद रखना है? 10, 8, 4, 2, 0, -2, बराबर। कैसे याद रखेंगे? 10, 8, 4, 2, 0, -2, 10, 8, 4, 2, 0, -2, 10, 8, 4, 2, 0, -2, 10, 8, 4, 2, 0, -2, 10, 8, 4, 2, 0, -2, 10, 8, 4, 2, 0, -2। तो टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट की होगी 10, फिर अगला यूनिट खाया मैंने 8, तो 8 और 10 हुआ 18, ये हुआ 18,
18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 प्लस 0 24, 24 माइनस 2 22। नंबर ऑफ यूनिट्स, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट और छठा यूनिट। 6 यूनिट्स टोटल मैंने कंज्यूम किए। कैसे याद रखेंगे? 10 8 4 2 0 माइनस 2, 10 8 4 2 0 माइनस 2, 10 8 4 2 0 माइनस 2। पक्का क्लियर है अब तक? इसको हम बोलेंगे शेड्यूल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू के बीच का नाजायज संबंध, ओह सॉरी, टीयू एंड एमयू के बीच का संबंध बताता है ये शेड्यूल। क्या बताता है? ये शेड्यूल उन दोनों के बीच का संबंध बताता है, ठीक है, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। पक्का क्लियर? सर क्या रिलेशन बता रहे हैं? ध्यान से समझो, मैं रिलेशन बताने जा रहा हूँ। शेड्यूल में हम जब शेड्यूल एक्सप्लेन करेंगे तो शेड्यूल कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनो भाई साहब। जब हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं, जब हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं, तब अगर हम शेड्यूल में देखेंगे तो पहला यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम फॉर फर्स्ट यूनिट, सेम फॉर फर्स्ट यूनिट। क्लियर है यहां तक सबको? इट विल बी सेम फॉर फर्स्ट यूनिट। डन, सेम फॉर फर्स्ट यूनिट, बराबर। अब यहां से अगर हम सेकेंड यूनिट से बात कर रहे हैं, एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स ऑन कंजम्पशन ऑफ सेकेंड यूनिट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। सर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज क्यों हो रहा है? इसके लिए एक लॉ ऑफ डीएमयू है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसके लिए, वो समझेंगे क्या है लॉ। फिर थर्ड यूनिट, एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग दी additional unit, as you go on consuming the additional unit, the total utility goes on increasing and marginal utility goes on decreasing. But on consumption of fifth unit, TU is maximum, MU is maximum, MU is 0. This is called as पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और पॉइंट ऑफ फुल सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ फुल सैटिस्फैक्शन मतलब यहाँ पर आप फुल्ली सेटिस्फाई हो चुके हो, क्योंकि अभी एक और एडिशनल यूनिट खाने से, एक और वड़ा पाव खाने से आपको कुछ भी फीलिंग मन में नहीं आई है, बट फिर भी ज़बरदस्ती आपने दूसरा वड़ा पाव खा लिया, छठा वड़ा पाव खा लिया, मतलब TU डिक्रीजेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी becomes negative, which shows disutility, चिटकाएंगे क्या फटाफट? चिटका लेंगे क्या फटाफट? ये पूरा आंसर है बेटा आपका, ये पूरा आंसर है आपका, ये आंसर आ गया। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। देखो शॉर्ट में टेबल के बाजू में मैंने लिख दिया आपको। पहला पॉइंट आप क्या करेंगे? शेड्यूल बनाएंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग शेड्यूल, और वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल और टेबल लिखेंगे। यूनिट्स TU MU, यूनिट्स TU MU, तू मैं, तू और मैं, पहले तू फिर बाद में मैं, ठीक है ना। MU 10 8 4 2 0 माइनस 2, 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 10 8 4 2 0 माइनस 2। पक्का क्लियर? टोटल यूटिलिटी क्या करेंगे फिर? उसको ऐड करते जाएंगे, शेड्यूल बन गया। पहला यूनिट कंज्यूम किया, TU इज इक्वल टू MU। ऑन एडिशनल कंजम्पशन TU गोज ऑन इंक्रीजिंग, MU गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऑन कंजम्पशन ऑफ फिफ्थ यूनिट TU इज मैक्सिमम, MU इज 0। TU is maximum, MU is 0. This point is also called as point of satiety. And last, on consumption of the sixth unit,
TU goes on decreasing, MU becomes negative, this shows disutility। पक्का क्लियर, आंसर पूरा क्लियर हो गया 100%। यही लिख के आना अपने को शेड्यूल। अब इसका ग्राफ भी बनाना है अपने को। चलो डन, यहाँ तक पक्का। ये बना लिया आपने चार्ट बना लिया, आप अपने नोटबुक में बना लो। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि आप मुझे रोक सकते हो। कैसे? पॉज करके चिटकाओ। ये चिटकाने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ही यही क्वेश्चन का पार्ट है। ये पहला पार्ट था, शेड्यूल से हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमको यही चीज़ अपने को ग्राफ से एक्सप्लेन करनी है। ग्राफ से एक्सप्लेन करनी है। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तब कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से। ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जाम में TU-MU मत करना, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी पूरा लिख के आना, इसे शॉर्टकट मत देना। तो शॉर्टकट देंगे तो मार्क्स भी शॉर्टकट में आएंगे। तो सर आप क्यों लिख रहे हैं शॉर्टकट? अरे मैं पास हो गया 12th यार, मेरे को थोड़ी मार्क्स की ज़रूरत है। मार्क्स की ज़रूरत आपको है। हाउ डू यू डू पीपल डू यार। चलो ग्राफ देखो, अभी ग्राफ ठीक, स्केल से बना सकते हो। आपके पास स्केल है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है। बराबर। आपके लाइंस जो होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे मार्किंग कर देना। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैं लिखूँगा यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी कैसे लिखेंगे? 10, थोड़ा 10 ऊपर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जाने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10 5 0 से चालू करेंगे। 5 10 15 20 25 30। लाइन क्यों चलेगी? क्लियर यहाँ तक? चलो अभी प्लॉटिंग करना है अपने को। देखो यहाँ पे क्या था, यूनिट्स, यहाँ पे था यूटिलिटी। ध्यान से देखो। अभी ये सबसे पहला यूनिट जब कंज्यूम किया मैंने तो 10 था, तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया 10। फिर 8 था, तो ये सेकंड यूनिट पे लिख दिया मैंने 8। फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे 4, फिर नीचे 2 0 -5 -10, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 8 4 2 0 -2, यानी कि इसके पॉइंटर्स देख लो आप। ये एग्जैक्ट 10 है, ये 8 है तो 10 के थोड़ा सा नीचे ले लिया मैंने, 4 है तो 5 के थोड़ा नीचे ले लिया मैंने, और ये एकदम बिल्कुल x के नज़दीक ले लिया, और ये 0 और ये -2, ठीक है। ओके, 10 8 4 2 0 -2। 10 के बाद है ये सेकंड वाली लाइन में यहाँ पर आएगा 15 और 20 के बीच में ले लूँगा यहाँ पे 18। एग्जैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं, ग्राफ पे नहीं बनाना अपने को, पेपर पे बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिसाइज होना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 18 के बाद था 22 24 22 24 22 लेंगे इसके लाइन में, इसके लाइन में लूँगा मैं 22, इसके लाइन में लूँगा मैं 24, इसके फिर से लाइन में लूँगा मैं 24 सेम लाइन पे, और ये वापस हुआ 22 नीचे। क्लियर है तक? सब लाइन में है क्या? सेम लाइन में है क्या? देख लो एक बार, सब एक लाइन में है। अब इसको कनेक्ट करते हैं। अब देखो कनेक्ट करूँगा तो कैसे बनेगा लाइन, ऐसे, ठीक है। और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी बनाऊँगा तो कैसे बनेगी लाइन, देखो
अभी आपके पास स्केल होगी तो आप अच्छे से बना लेना, है ना, आपके पास स्केल होगी तो आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है ना, मुझे भरोसा है आप पे। और इसको मैं करूँगा शेडिंग। ठीक, ध्यान से समझो। अब कर्व एनालाइज करना है अपने को, एनालिसिस ऑफ दिस कर्व। ये फर्स्ट यूनिट पे ऑन कंजम्पशन ऑफ यूनिट 1 दी, मतलब सेम पॉइंट लिखना है अपने को सर, ये सेम पॉइंट। ऑन यूनिट कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी आर इक्वल। As the additional consumption goes on increasing, the TU curve moves upward. TU curve, ये कौन सा कर्व है? ये TU कर्व है, ये MU कर्व है। TU कर्व goes on increasing, या तो goes on increasing नहीं बोलेंगे, moves upward from पहला पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, TU एंड MU आर सेम। दूसरा पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, TU मूव्स अपवर्ड, TU मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर। इसी का सेकेंड पॉइंट में ही एक और पॉइंट आएगा, MU moves downwards left to right, ठीक है, on consumption of fifth unit। थर्ड पॉइंट ये चार्ट में आंसर अपने को एग्जाम में नहीं लिखना है, ये पॉइंट्स अलग से नीचे लिखने हैं। ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ऑन consumption of fifth unit TU is constant। on consumption of fifth unit TU is constant and MU is 0। on consumption of sixth unit, fourth point, on consumption of sixth unit, on consumption of sixth unit, TU moves downwards, TU moves downwards and MU becomes negative, ठीक है। This point shows point of satiety, लिखना मत भूलो, and this shows डिसयूटिलिटी। खत्म। ग्राफ को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, छिटका ग्राफ छिटकाओ अच्छे से, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स आपके रेडी हो गए, खत्म। इजी पीजी, आगे बढ़े। चलो सर नहीं हुआ सर, पॉज करो ना यार। ठीक है, डन। दोनों का संबंध मैंने आपको बता दिया। ये देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलो अगला पॉइंट है अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला काम इसका स्टेटमेंट अपने को लिखना है। स्टेटमेंट में सिर्फ मैं समझा देता हूँ, आपको लर्न करना पड़ेगा, ज़रूरी है, ऑप्शन नहीं है, बराबर। यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट बोलता है
कि जब भी आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपकी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है, आपकी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। पक्का? आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है, ये स्टेटमेंट का कहना है। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये लिखना ही लिखना है, हर लॉ में आएगा ये। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक, जितना उसका स्टॉक बढ़ता है, ऑफ अ थिंग, इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेज, एक एडिशनल यूनिट के इंक्रीज से उसका यूटिलिटी कम होता है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। मतलब जब भी वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता जाएगा तो उसका जो यूटिलिटी है वो कम कम होता जाएगा। सर ऐसा कैसे होता है? अरे होता है ना, क्यों नहीं होता है? पहला वड़ा पाव खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा वड़ा पाव खाओ, ओहो बढ़िया। तीसरा वड़ा पाव, ठीक है। चौथा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पांचवा, अब तो बस भाई फुल हो गया। अब छठा जबरदस्ती किसने खिला दिया तो बाहर निकाल देंगे पूरे के पूरे वड़ा पाव, उसको बोलेंगे डिसयूटिलिटी। सिंपल। तो जब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, आपको उसको कंज्यूम करने की इच्छाएं कम होती जाती है, बोर होते जाता है, बस अब नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, एक लिमिट तक, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन तक, उसके बाद डिसयूटिलिटी, बस यही बता रहे हैं। अब इसका शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बोलूँ मैं वापस, इसका डीएमयू का शेड्यूल, फिर आपको इसके लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। डीएमयू, यूनिट्स, एमयू, 10, 8, 4, 2, 0, -2, 2, 3, 4, 5, 6, बन गया शेड्यूल, खत्म, बन गया शेड्यूल। और क्या बोलेंगे? फर्स्ट यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो हमको 10 की यूटिलिटी मिली, और जैसे हम यूटिलिटी बढ़ाते गए, कंजम्पशन बढ़ाते गए, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते गई। देखो, आप देख सकते हो, 2 से 3 हुआ तो 8 का 4 हुआ, 3 से 4 हुआ तो 4 का 2 हुआ, बराबर है। और फाइनली जब हमने 5th यूनिट कंज्यूम किया तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 था, जो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बताता है, और छठा यूनिट कंज्यूम करने के बाद वो हमको डिसयूटिलिटी बताता है। दैट्स इट, खत्म। वही चीज़ें अपने को वापस बतानी है, बस ऊपर जो हमने पॉइंट बताए थे, देखो 10, 8, 4, 2, 0, -2, डायग्राम भी बन गया। तो डायग्राम अगर मैं बोलूँ आपको, जो टी यू एम यू का रिलेशनशिप बना, ऊपर का उड़ा दिया मैंने, सिर्फ छपरा, सिर्फ नीचे का पार्ट रखा, एम यू का कर्व रखा, बस वही रखा है, टी यू का कर्व निकाल दिया। अब वो इसी को फिर से एक्सप्लेन करना है अपने को, खत्म। समझ में आया सबको? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 3 स्टार करके रखो बुक में चाहिए तो, ठीक है। देखो ये एक्सप्लेन करेगा। व्हेन पर्सन कंज्यूम्स फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी 10, consumption increases, mu decreasing. Further, when 5th unit is consumed, 0, point of maximum satisfaction or point of satiety. When person 6th unit becomes negative, -2, this becomes negative disutility. ग्राफ पे बना दिया और ग्राफ पे वापस वही चीज़ समझा दी उसने। एमयू कर्व स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, धीरे धीरे कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम यूनिट कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं। 5th यूनिट पर 0 x एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब यूटिलिटी 0 है, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और फाइनली नेगेटिव हो जा रहा है 6th यूनिट पे, उसको हम बोलेंगे डिसयूटिलिटी। क्लियर? चलो, अजम्पशंस। अब ये लॉ के अजम्पशंस अपने देखना, मैंने क्या कहा था, हर लॉ के अपने अजम्पशंस होते हैं, वो कुछ अजम्पशंस पे चलता है। अजम्पशंस, पहला अजम्पशन है सेटरिस पेरिबस, ये अजम्पशन लाने वाला इंसान है सेटरिस पेरिबस, इसीलिए वो अजम्पशन का नाम ही दे दिया है कि सेटरिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है अब तक? चलो, तो ये क्या बोलता है कि भाई लॉ का वर्ड जो है, लॉ जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता ही इस वर्ड से, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसका ये बोलना है कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स है जो आपकी यूटिलिटी को अफेक्ट करेंगे, जो आपकी यूटिलिटी को अफेक्ट करेंगे, उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। मतलब क्या? किसी भी पर्सन के लाइक्स डिसलाइक्स, मैंने आपको एप्पल दे दिया, बस दे दिया, आप बोलेंगे सर मेरे को एप्पल नहीं पसंद, मैंगो पसंद, मैंगो का एग्जाम्पल लो, नहीं, जो यूनिट दिया है वो चुपचाप यूज़ करो, जो यूनिट दिया है वो चुपचाप यूज़ करो। आपकी लाइक्स डिसलाइक्स यहाँ पर मायने नहीं रखती है। यू आर टोटली न्यूट्रल अबाउट वेदर इट बी एप्पल, वेदर इट बी मैंगो, वेदर इट बी बनाना, आपको कुछ लेना देना नहीं, भले वो वड़ा पाव हो या भले वो बर्गर हो, कुछ भी हो। बट आपको मैंने क्या कहा,
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी पसंद, आपकी नापसंद कुछ मायने नहीं रखती। आपकी इनकम, आप वो अफोर्ड कर सकते हो नहीं अफोर्ड कर सकते हो, उसके ऊपर भी तो चीज़ें डिपेंड करती है ना, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे। यूटिलिटी आपकी इनकम पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है 50 लाख की, बट मेरी इनकम उतनी है नहीं, मैं ठहरा गरीब आदमी, तो मैं खरीद ही नहीं सकता, तो यूटिलिटी का कहाँ से सवाल उठता है? सवाल उठता ही नहीं है। समझ में आया? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, रीजनेबल साइज ऑफ कमोडिटी। या तो यूनिट्स लिखो। रीजनेबल साइज यानी कि क्या? सब जो भी एग्जांपल लेना चाहते हो उसका रीजनेबल साइज लो। रीजनेबल साइज यानी कि क्या? चाय जो है वो कप में पी जाती है, ग्लास में नहीं पिया जाता। पानी जो है वो ग्लास में पिया जाता है, जग में नहीं पिया जाता है। और स्पून, या तो पानी स्पून से भी नहीं पिया जाता, ग्लास में पिया जाता है। नॉर टू लेस नॉर टू हाई, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी कम क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगला डन। दूसरा था रीजनेबल साइज ऑफ यूनिट्स। रीजनेबल साइज ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का साइज रीजनेबल होना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया रीजनेबल साइज ऑफ यूनिट्स। उसके बाद होमोजीनियस कमोडिटी। होमोजीनियस मतलब इट शुड बी सेम, डिट्टो, आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज, कलर, टेस्ट, ओडर एक्सेट्रा। हर चीज़ बिल्कुल डिट्टो सेम होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या सर? इसीलिए तो अजम्पशन है ना वो टेढ़ा है पर मेरा है। होमोजीनियस कमोडिटी। दूसरा डिविजिबल यूनिट्स। डिविजिबल यूनिट्स यानी कि क्या? उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यानी कि अगर आप बोलेंगे सर एक काम करता है, यूटिलिटी का लॉ अपन लगाता है बाइक्स के ऊपर। अरे बाइक थोड़ी ना बार बार इंसान खरीदता है, नहीं, घर के ऊपर, अरे फर्नीचर के ऊपर। डिविजिबल यूनिट्स यार, छोटे छोटे यूनिट्स जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इट शुड बी डिविजिबल इन स्मॉल यूनिट्स, उसको हम बोलेंगे डिविजिबल यूनिट्स। डिविजिबल यूनिट्स। उसके बाद सक्सेसिव कंजम्पशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सक्सेसिव कंजम्पशन? एक के बाद एक लगेज आपको कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि एप्पल सुबह में खाया तो अब दोपहर में देखते हैं, अब शाम को देखते हैं, अब एक दिन बाद, अब 2 दिन बाद, ऐसा नहीं। बैठे हो 1 घंटे के अंदर ये ऐसे 10-15 मिनट, मतलब जैसे एक एप्पल खत्म लगी दूसरा एप्पल खत्म लगी तीसरा एप्पल खत्म लगी चौथा एप्पल खत्म लगी 5वां एप्पल। इसको बोलते हैं सक्सेसिव यूनिट कंजम्पशन ऑफ यूनिट, सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ यूनिट। ठीक है। कमोडिटी से रिलेटेड मैंने 4 चीज़ें बताई आपको। क्या? कमोडिटी रीजनेबल साइज की होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? रीजनेबल, होमोजीनियस एंड डिविजिबल। रीजनेबल, होमोजीनियस एंड डिविजिबल एंड सक्सेसिव कंजम्पशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सक्सेसिव कंजम्पशन होना चाहिए उसका। क्या होना चाहिए? सक्सेसिव कंजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन, नेक्स्ट अजम्पशन बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। ये क्या है? अजम्पशन है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, कि भाई हम अपनी फीलिंग्स को नंबर में बयां कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को, यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद वन सिंगल वांट एट अ टाइम। जो भी कमोडिटी आप एग्जांपल ले रहे हो, उस कमोडिटी का एक ही वांट एक समय पे सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब एप्पल सिर्फ खाने के काम आना चाहिए, क्योंकि यूटिलिटी में मल्टीपल यूटिलिटी भी होती है। यूटिलिटी का एक फीचर है मल्टीपल पर्पस, मतलब एक ही चीज़ मल्टीपल कामों में यूज हो सकती है। एग्जाम्पल लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर हीटिंग, कूलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बराबर है? पक्का समझ में आया यहाँ तक? लाइट। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरा यूटिलिटी की, अगर मैं बात करूँ तो बात समझो भाई, ये वन सिंगल वांट का मतलब है जो एप्पल है अभी सिर्फ कंज्यूम करने के काम आना चाहिए, एप्पल सिर्फ खाने के काम आना चाहिए। तो सर वही काम आता नहीं, कभी फेस पैक, फेस वॉश लगाया, कभी जूस बनाया, कभी क्या किया, कभी बीमार को दिया, नहीं। इट हैज़ अ सिंगल वांट, इट हैज़ अ सिंगल वांट।
ये क्या है, ये अजम्पशंस है, ये क्या है, सारे अजम्पशंस है। और जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है उसको नॉर्मल या रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। नेशनल नॉर्मल और रैशनल बिहेवियर, नॉर्मल और रैशनल बिहेवियर होना चाहिए। द पर्सन शुड बी रैशनल, मतलब उसने सिर्फ अपना फुल सेटिस्फैक्शन के बारे में ही सोचना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। ये थे अजम्पशंस, ये क्या थे, लॉ के अजम्पशंस। क्लियर है अब तक? सबसे पहला ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरा वन सिंगल वांट, तीसरा नॉर्मल और रैशनल बिहेवियर, चौथा इट कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, फिर पांचवा प्रोडक्ट से रिलेटेड, कमोडिटी से रिलेटेड, तीन चार है, कौन सा, रीजनेबल साइज होना चाहिए, होमोजीनियस कमोडिटी होनी चाहिए, डिविजिबल यूनिट्स होने चाहिए, सक्सेसिव कंजम्पशन होना चाहिए। कोई बात नहीं, बढ़िया। अगला आता है एग्जेम्पशंस, सॉरी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। एक्सेप्शंस टू लॉ का मतलब क्या भाई, लॉ क्या कहता है, हर एडिशनल यूनिट पे आपकी यूटिलिटी कम होती है, तो उसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब जैसे आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हो, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हो आपकी यूटिलिटी कम होते जाती है। बट हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, उल्टा है, जैसे हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे, जैसे हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे हमारी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। क्या बात करें सर, ऐसा भी होता है? हाँ होता है ना। एग्जाम्पल्स दो सर, वही तो अपने एक्सेप्शन है। सबसे पहले हॉबीज़, क्या बोला मैंने, हॉबीज़। हॉबीज़ हर एक इंसान को अपनी एक हॉबी होती है, प्लेइंग, लिसनिंग म्यूजिक एंड ऑल। तो ये सारी क्या चीज़ें है, ये हॉबीज़ है आपकी। हॉबीज़ आप क्या करते हो, बार 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 वो करने से आपको उससे ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेटर लगता है। तो हॉबीज़ इज एन एक्सेप्शन, हॉबीज़ इज एन एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन। दूसरा माइजर्स, माइजर्स यानी क्या, किचकट लोग, लिच्चड़ लोग, लिच्चड़ लोग यानी कि क्या भाई, वो लोग कितना भी पैसा आ जाए वो बोलते कम है, आने दो आने दो आने दो। बट मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जितना आप एडिशनल यूनिट लेते हो, कंज्यूम करते हो, मांगते हो, डिमांड करते हो, आपकी यूटिलिटी कम होती जाती है। बट पैसे के केस में ऐसा नहीं होता है। माइजर्स के बाद पावर, पावर यानी कि पावर भाई किसी भी एरिया में मैं राज कर रहा हूँ, तो पहला है कि मैं पूरा भाई अभी पूरा जो फिलहाल मैं विश्रांतवाड़ी पे रहता हूँ, तो विश्रांतवाड़ी पे मेरा राज होना चाहिए। जब विश्रांतवाड़ी पे राज होगा तब धीरे धीरे बढ़ेगा वो राज। अब मुझे विश्रांतवाड़ी से बढ़ाकर पुणे पे जाना है, पुणे लेवल से जाकर महाराष्ट्र लेवल पर जाना है, महाराष्ट्र लेवल से जाकर अपने को ऑल इंडिया लेवल पर जाना है, तो राज बढ़ाना है मुझे। डिक्टेटरशिप जो पहले करते थे लोग, क्या हुआ, पावर, अनदर एक्सेप्शन। अगला एक्सेप्शन एडिक्शन। एडिक्शन एल्कोहल का हो सकता है या किसी भी चीज़ का हो सकता है, बराबर है। उसके अलावा मनी, पैसे एक ऐसी चीज़ है कितना भी आए कम है, पक्का, क्लियर है अब तक। एंड हॉबीज़ में तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतने एक्सेप्शन से 1 2 3 4 5। एक है अदर्स, जिसमें आप ले सकते हो म्यूजिक, बुक्स, बराबर। अब इनका कहना है कि जो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ है, दीज आर नॉट रियल एक्सेप्शंस। व्हाई नॉट रियल एक्सेप्शंस? बिकॉज दे वायोलेट वन और द अदर अजम्पशंस, दे वायोलेट वन और द अदर अजम्पशंस। यहाँ पर हॉबीज़ के केस में, हॉबीज़ के केस में वो हॉबीज़ के केस में कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि सक्सेसिव कंजम्पशन नहीं है, कंटिन्यूटी, यह अजम्पशन यहाँ पे वायोलेट होता है। माइजर्स के केस में, लिच्चड़ लोग, रैशनल बिहेवियर, यह अजम्पशन वायलेट होता है। पावर के केस में अगेन रैशनल अजम्पशन वायलेट होता है। एडिक्शन के केस में अगेन जो एडिक्टेड लोग होते हैं उनको रैशनल नहीं माना जाता। मनी का सिंगल यूज़ नहीं है, मनी का बहुत सारे यूजेस है, तो सिंगल यूज़ नहीं है। म्यूजिक एंड बुक्स, जो बुक्स पढ़ने वाले लोग हैं, या म्यूजिक के बदले आप लिखो कॉइन्स। तो जो कॉइन कलेक्ट करने वाला होता है, क्या वो सेम कॉइन बार बार कलेक्ट करता है? नहीं, वो अलग अलग कॉइन्स कलेक्ट करता है। तो होमोजेनिटी का है। बुक्स पढ़ने वाला क्या एक ही बुक बार बार थोड़ी ना पढ़ता है, सेम बुक थोड़ी ना पढ़ता है, अलग अलग बुक्स पढ़ता है, अलग अलग फील्ड की बुक्स पढ़ता है, अलग अलग कंटेंट की बुक्स पढ़ता है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कोई एक अजम्पशन वायलेट हो रहा है, कोई ना कोई एक अजम्पशन वायलेट हो रहा है। हर एक्सेप्शन एक अजम्पशन को वायलेट करता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे एज वी कैन सी और वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दी एक्सेप्शंस, ये पॉइंट एग्जाम में आना बहुत जरूरी है, वायलेट one or the other assumptions, one or the other assumptions. Hence, comma, we can say that all the exceptions are not real exceptions and the law of DMU is universally acceptable, universally acceptable। चिटकाओ, इंपॉर्टेंट है ये, चिटकाओ। ये पॉइंट आना आपके आंसर में बहुत जरूरी है, ये वाला। जब भी एक्सेप्शन का पॉइंट आएगा तो ये आंसर आना, ये पैराग्राफ लास्ट में, कंक्लूजन पैराग्राफ, ये आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डन, एक्सेप्शंस टू लॉ। ठीक है, अब कुछ लोगों ने गालियां बकी है इस लॉ को, क्रिटिसिज्म्स टू लॉ। क्या बोलता है, आप जो लॉ चला रहे हो ना वो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल अजम्पशंस। क्या, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, इसलिए तो बोला अजम्पशन है। भाई ऐसा कैसा अजम्पशन, ये बोलना चाहता है वो। डज नॉट अप्लाई to indivisible goods, unrealistic assumptions, homogeneous प्रोडक्ट, इतना एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे यार उठा उठा के। सिंगल वांट नॉट पॉसिबल, खत्म खत्म। ये क्रिटिसिज्म है लॉ ऑफ डीएमयू के। क्या है क्रिटिसिज्म, लॉ ऑफ डीएमयू के क्रिटिसिज्म्स। क्लियर है? तक क्रिटिसिज्म्स भी देख लिए, एक्सेप्शंस भी देख लिए। अगला देखो क्या है, ये थे एक्सेप्शंस अपने, अदर एक्सेप्शंस, ये हो गए क्रिटिसिज्म्स। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ डीएमयू, इंपॉर्टेंस बोलेंगे इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। पहला लॉ ऑफ डीएमयू का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला टू कंज्यूमर्स को है, प्रोड्यूसर्स, टू गवर्नमेंट, बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, पैराडॉक्स वैल्यू। ठीक है, कंज्यूमर को कहाँ काम आता है सर? कंज्यूमर के किस काम का ये कंज्यूमर के ये काम का आता है
कंज्यूमर के किस काम आता है कि भाई लॉ ऑफ डीएमयू बताता है उसको कि कौन सी कमोडिटी से तुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी मदद से वो क्या करता है, ही गोज फॉर फुल सेटिस्फैक्शन, मतलब जितना अवेलेबल पैसा है उसमें से वो फुल सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करता है और उसको डाइवर्सिफाई करता है अपने कंजम्पशन को, मतलब थोड़ा पैसा वो गुड्स में लगाता है, थोड़ा पैसा वो फ्रूट्स में लगाता है, थोड़ा पैसा राशन में लगाता है, थोड़ा पैसा कपड़ों में लगाता है, तो ऐसे वो डाइवर्सिफाई करता है कंज्यूमर। लॉ ऑफ डीएमयू प्रोड्यूसर के कैसे काम आएगा, प्रोड्यूसर के काम कैसे आएगा सर, प्रोड्यूसर के कैसे काम आएगा सर, लार्ज स्टॉक लेस मार्जिनल यूटिलिटी, सो लो प्राइस। और अगर स्टॉक कम है, बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव एडिशन, इतने ही एडिशन है, महंगे में बेचते हैं, लेस स्टॉक मोर मार्जिनल यूटिलिटी हाई प्राइस। क्लियर है? तक गवर्नमेंट के कैसे काम आएगा, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग यानी कि क्या, टैक्स पॉलिसी, बराबर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा। अब ये डीएमयू के चलते ही तो ये लोग क्या करते हैं, अमीरों से ज़्यादा पैसा लेते हैं, गरीबों से कम पैसा लेते हैं टैक्स। क्यों? क्योंकि अमीरों के लिए, जिनके पास पैसा बहुत है, उनके लिए पैसे का मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है। कितना पैसा लग रहा है, इतना है लगने दे, बट भाई गरीब आदमी बबरे 2000 रुपये लग रहा है, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, तो उससे टैक्स कम लेते हैं, जो अमीर आदमी उससे टैक्स ज़्यादा लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का बेस बनाता है, ये क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड का बेस बनाता है। लॉ ऑफ डिमांड का बेस बनाता है यानी कि जैसे आपकी यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा आपका डिमांड कम होता जाएगा। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे आपका उस कमोडिटी का डिमांड जो है वो कम होता जाएगा। वो अगर कम होता जाएगा, वो अगर कम होता जाएगा तो बोलो फिर क्या अर्थ है उसका, है ना। तो उसका मतलब मैं ज़्यादा महंगे में नहीं खरीदूंगा ना, अगर मैं प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो मैं कम खरीदूंगा, प्राइसेस कम होंगे तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। सीधी बात, समझ में आया सबको? यस। तो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड का जो बेस है पूरा डीएमयू है। क्यों? क्योंकि वो बताता है, क्योंकि आपको यूटिलिटी कम होने वाली है। जब आपको यूटिलिटी कम होने वाली है तो क्या आप ज़्यादा पैसा दोगे क्या? नहीं। सीधी बात, वही तो बात कर रही है कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, अगर आपको ज़्यादा मूवी पसंद नहीं आई तो आप पैसा कब ज़्यादा देना अफोर्ड करते हो? नहीं, पर यार पैसे लग गए यार, ऐसे। पैराडॉक्स वैल्यू की बात करता है। पैराडॉक्स वैल्यू यानी कि क्या, कुछ कुछ कमोडिटीज ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नेसेसिटी है बट बहुत सस्ते हैं, और जो किसी काम के नहीं है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसमें दो वैल्यूज़ की बात करता है वो। वैल्यू इन यूज वैल्यू इन एक्सचेंज। कोई कोई कमोडिटीज जिसका वैल्यू इन यूज बहुत हाई है बट वैल्यू इन एक्सचेंज वेरी लो या नील है, जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, बराबर है। ये एग्जांपल है इसके। बस इसका यूज बहुत ज़्यादा है, अपने को इसके बिना जी नहीं सकते अपन, बट वैल्यू बिल्कुल कम है इसकी। दूसरा, वैल्यू इन यूज लो बट वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेरी हाई। ऐसे आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट उसका यूज़ क्या है, वो पहनेंगे नहीं तो मर जाएंगे क्या? नहीं ना, सीधी बात। तो वो पैराडॉक्स वैल्यू की बात कर रहा है, दैट्स इट। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। पैराडॉक्स वैल्यू समझाने के काम आता है। क्लियर है? तक आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस समझना भी अपने को, है ना। इसके लिए भी अपने को क्या लगेगा, शेड्यूल लगेगा। शेड्यूल बनाएंगे अभी इसके लिए अपन। शेड्यूल देखो एक बार, यूनिट्स,
मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है ना, तो इस बार एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करेंगे इजी करने के लिए। 10, 8, 7, 5, 3, 1, ठीक है, ओके। कमोडिटी का मार्केट प्राइस कांस्टेंट है ₹50। कमोडिटी का मार्केट प्राइस है ₹50, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता, ठीक। उसके बाद ठीक है, अब ये कमोडिटी ऑफ मार्केट प्राइस हुआ, कमोडिटी का मार्केट प्राइस, और हम अज्यूम करके चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको मैंने कंपेयर किया ₹10 के साथ। बोलता हूँ कि एक मार्जिनल यूटिलिटी ₹10 का है, एक मार्जिनल यूटिलिटी ₹10 के बराबर है, ठीक है ना, एक मार्जिनल यूटिलिटी ₹10 के बराबर है। अब ध्यान से समझो, कमोडिटी मार्केट प्राइस 50, ठीक। अब MU इन टर्म्स ऑफ मनी, MU इन टर्म्स ऑफ मनी, तो जब मैं 10 यूनिट परचेस करूंगा तो मुझे कितने रुपए का यूटिलिटी मिलेगा, कितने रुपए का यूटिलिटी मिलेगा? 10 × 10 100, बराबर है ना। जब मैं 2 यूनिट खरीदूंगा, 2 यूनिट खरीदूंगा तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 8, बराबर। कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 8 यूटिलिटी, तो 8 × 10 रुपीज़ 80। जब मैंने 3 यूनिट लिए तब 7 × 10, 7 यूटिलिटी 70 रुपये। 5 यूटिलिटी 10 रुपये के हिसाब से अगर देखेंगे तो 50 रुपये। 3 यूटिलिटी 10 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 30 रुपये। 1 यूटिलिटी 10 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 10 रुपये। तो मतलब ये क्या है? ये यूटिलिटी दैट आई एम गेनिंग, यूटिलिटी गेन्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या मतलब मुझे कितने का फायदा मिल रहा है? अच्छा, 1 यूनिट खरीद रहा हो तो 100 रुपये का फायदा, 2 यूनिट खरीद रहा हो तो 80 रुपये का फायदा, 3 यूनिट खरीद रहा हो तो 70 रुपये का फायदा। क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी जितना ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे उसका यूटिलिटी कम होता जाएगा। ये देखो, कम यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब डन। अब देखो मैंने क्या निकाला? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मार्केट प्राइस निकालूंगा मैं। पहला 1 ही यूनिट था ना, तो 1 यूनिट कितने का था? 50 रुपये का था, तो मेरे कितने रुपए लग गए? 50 रुपये लग गए। फिर 2 यूनिट खरीदे मैंने, 2 यूनिट के 50 रुपये यानी कि 100 रुपये लग गए। 3 यूनिट के 50 रुपये लग गए यानी कि 150 रुपये लग गए, बराबर यहाँ तक। तो हमको मार्केट प्राइस देखना है कि कितना खर्चा हो रहा है। तो एक काम करेंगे अपन, मार्केट प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं है अपने को यहाँ पर सिर्फ मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है 50 रुपीज़ है। बट ध्यान से समझो बेटा, अभी अब ध्यान से समझो। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जब मैं 4 यूनिट्स परचेस कर रहा हूँ, मुझे 5 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, तो 5 मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 50 रुपये, और मेरा मार्केट का प्राइस इज इक्वल टू 50 रुपये। मार्केट का प्राइस इज इक्वल टू 50 रुपये। तो मेरे लिए 4 यूनिट बेनिफिशियल रहेगी, मैं 4 यूनिट खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि देखो बात समझो, फॉर पहले 3 यूनिट्स, फर्स्ट 3 यूनिट्स ऐसा हो रहा है कि जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, वो प्राइस बहुत, मतलब यूटिलिटी मैं 50 रुपये पे कर रहा हूँ, यूटिलिटी मुझे कितने की मिल रही है? 100 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है। कितने की यूटिलिटी मिल रही है? 100 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है। दूसरे में मैं 50 रुपये पे कर रहा हूँ, 80 की यूटिलिटी मिल रही है। तीसरे में मैं 50 रुपये पे कर रहा हूँ, 70 की यूटिलिटी मिल रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना बेटा। तो थर्ड मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 7 है। तो एक यूटिलिटी 10 रुपये का, तो टोटल यूटिलिटी कितना मिला मुझे? 70। समझ में आया? तो बात समझो, जब मेरा यूटिलिटी इक्वल हो जाता है, मतलब मेरा प्राइस और मेरा मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल होता है, वो मेरे लिए आइडियल पोजीशन है। तो जो फर्स्ट 3 यूनिट्स के लिए मैं बोलूँगा ये एक्स्ट्रा मार्जिनल है। क्या है?
एक्स्ट्रा मार्जिनल है। दूसरा मैं फोर्थ यूनिट को बोलूँगा, फोर्थ यूनिट की जो सिचुएशन है उसको मैं बोलूँगा मार्जिनल। ठीक है, ओके, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, ये इंट्रा है। ये कौन सा? इंट्रा मार्जिनल, यानी कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। और थर्ड, फर्स्ट 3 यूनिट्स के बाद जो लास्ट 2 यूनिट्स है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम है, लेस देन प्राइस, तो इसको मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा मार्जिनल। क्या बोलूँगा मैं इसको? एक्स्ट्रा मार्जिनल। क्लियर? सिंपल, अपने को पॉइंट क्या लिखना है ध्यान से समझो। ये टेबल शेड्यूल लर्न करना अपने को, ये शेड्यूल लर्न करेंगे और पहले क्या बोलेंगे, जो पहले 3 यूनिट है लोग शायद वहाँ पे परचेस कर ले क्योंकि उनको उनके प्राइस से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, भले ही 50 रुपये पे कर रहे हैं बट यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। बट आइडल पोजीशन फॉर बायर इज 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल है। कोई भी रैशनल बायर 5th और 6th यूनिट पर नहीं जाएगा क्योंकि उसको यूटिलिटी जो मिल रही है वो कम है, 30 और 10 है, बट वो पे करने वाला 50 रुपये है। बस यही रिलेशनशिप है, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपन ने चैप्टर आज खत्म कर लिया, कौन सा? यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने यूटिलिटी एनालिसिस खत्म कर दिया। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हमने 1.5 आवर में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, 1.5 आवर में पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लिया, बराबर है। तो एग्जाम के समय अपने को 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो ये बहुत काम आने वाला है। वीडियो को सेव करके रखो, कहीं पे उसको बुक मार्क करके रखो, आपके काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे के रिविजन्स के लिए भी। तो वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, फिर से नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, एंड एज वी ऑलवेज से इन आकाश अग्रवाल क्लासेस, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मदद मिले ऐसे करो, उनको अपने लिंक शेयर करो, अपने चैनल का लिंक शेयर करो, वीडियो का लिंक शेयर करो, उनको बताओ कि ऐसे फ्री में अपने लिए वीडियोस अवेलेबल है। जिसको जिसको प्रॉब्लम्स है, जिसको जिसको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है XYZ, बट घर बैठ के अपन यूट्यूब पे आराम से लेक्चर्स देख सकते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। एक चैप्टर पूरा 1.5 घंटे में मैंने आज खत्म कर दिया है, बराबर है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोक देते हैं और अगले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय, अपना ख्याल रखना, घर वालों का भी ख्याल रखना।